स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चारा घोटाले के एक और मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा कोषागार केस में ठहराया दोषी। 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में प्रचार तेज। औरैया और मैनपुरी में अमित शाह की रैली। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी। पटियाला में राहुल गांधी की जनसभा। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री का विधानसभा में बयान। मामले पर कल फिर अदालत में सुनवाई। रूस यूक्रेन के बीच तनाव घटने की खबर से बाजार में रौनक। सेंसेक्स 1700 और निफ्टी 500 अंकों की तेजी के साथ बंद। जनवरी में निर्यात 25.28% बढ़कर 34.5 अरब डॉलर पर। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को दी अस्थायी रूप से हटने की सलाह। यूक्रेन संकट पर रूस का वार्ता जारी रखने का संकेत। पश्चिमी देशों की राजनयिक समाधान की कोशिश जारी। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 139.5 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया है। अदालत अंतिम फैसला 21 फरवरी को सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। लालू प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाला के 4 मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। 950 करोड़ रुपए का ये घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित है। चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया। सीबीआई ने जून 1997 में लालू यादव को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी से बाहर रहकर देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में कानून मंत्री थे। मगर मैंने ये सोचा कि शायद जो कमियां पार्टी में आ गई हैं उनका समाधान हो। मगर बहुत देर इंतजार करने के बाद जब ऐसी आशा की किरण सामने नजर नहीं आई तो मैंने भरे दिल से फैसला लिया है। पर एक तरह से मैं एट ईज भी अपने आप को समझ रहा हूं, क्योंकि जो बंदिशें थी पहले हम पर बतौर मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब वो नहीं है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनेंगे और देखेंगे कि देश की सेवा किस तरह, किस रूप में, कैसे आगे कर सकते हैं। अब बात विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज औरैया और मैनपुरी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सूपड़ा साफ होगा। बीजेपी 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने बीएसपी नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र जारी किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी करती है, लेकिन हमारी जितनी भी सरकार बनी, जो कहा वो करके दिखाया है। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं।
ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 2004 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ केस रजिस्टर किए है, वो केस सारे विड्रॉ किए जाएंगे। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार तेज हो गया है। पंजाब राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जमकर चुनावी प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटियाला में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सहित अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखे हमले किए। ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति मेंटेन कर सकती है। मेरी बात याद रखना, ये जो वायदे कर रहे हैं आपसे, एक बार मौका दो, ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को। अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। बीजेपी समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में रैली के दौरान पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए समर्पित है और ये सिर्फ नारा नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का वादा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। फतेहपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों चरणों में गठबंधन बहुत आगे है, इसी वजह से बीजेपी की भाषा बदल गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के झांसी में डोर टू डोर कैंपेन कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के बठिंडा में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हो गई हैं। पंजाब में भी उनकी सरकार आती है तो उनके परिवार का ही भला होता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के बटाला और बरनाला क्षेत्रों में अभियान चलाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आती है तो पंजाब को ड्रग्स और आतंक के चंगुल से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पंजाब के रूपनगर में रोड शो कर शक्ति का प्रदर्शन किया और कांग्रेस को फिर से आशीर्वाद देने की अपील की। उनके रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में रोड शो किया और जनता से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर में आयोजित रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और अगर उनकी सरकार आएगी तो सिंचाई पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर में चुनावी रैली के दौरान उग्रवादी तत्वों से हिंसा त्यागने और केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किए जाने की बात भी कही। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी कुछ और खबरों की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। इसका निर्माण करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त इजाफा होगा।
राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 129 दिन बाद जेल से रिहाई हो गई है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल होंगे। कोविड-19 के मामलों में कमी के बाद जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। मंदिर प्रशासन ने पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस कम होने के बाद प्रदेश सरकार ने 16 फरवरी से नर्सरी से 7वीं क्लास तक के स्कूल खोलने का ऐलान किया है। साथ ही कोविड प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है। यहां निचली कक्षाएं 2 साल के बाद शुरू हो रही हैं। असम में कोविड के मामले कम होने के बाद सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। सरकार ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और अस्पतालों में कोविड-19 की अनिवार्य जांच को बंद कर दिया है। अहमदाबाद 2008 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषियों की सजा की अवधि पर सुनवाई आज पूरी हुई। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की। विशेष अदालत इस मामले में 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने मुंबई में 9 और ठाणे में 1 जगह छापेमारी की। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ से बना ताजमहल पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। होटल के स्टाफ ने ये बर्फ का ताजमहल बनाया है, जो पर्यटकों के लिए सेल्फी स्पॉट बन गया है। इससे पहले होटल स्टाफ ने इग्लू कैफे तैयार किया था। श्रीनगर के नेहरू पार्क वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में प्रदेश सरकार की ओर से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उच्च तकनीक वाले एर्गोमीटर लगाए गए हैं। घाटी में डल झील सहित कई झीलों में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावना को देखते हुए इसके विकास पर फोकस किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि वो हिजाब विवाद पर उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष की ओर से हिजाब विवाद का मुद्दा उठाए जाने पर ये बातें कही। कर्नाटक सरकार के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री JC मधुस्वामी ने सदन में कहा कि उनकी सरकार अदालत का आदेश लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि अदालत के आदेश और जमीनी स्तर पर जो कुछ लागू किया जा रहा है, उसे लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। इस बीच हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बड़ी बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई, जिसके बाद अब हिजाब विवाद को लेकर कल फिर सुनवाई होगी। मंगलवार भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगल साबित हुआ। निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे दोनों सूचकांकों ने अपने नुकसान की भरपाई कर ली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1700 से अधिक अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी ने एक बार फिर 17,000 अंक का स्तर पार कर लिया। सेंसेक्स 1736.21 अंक यानी 3.08% की भारी बढ़त के साथ 58,142.05 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 509.65 अंक यानी 3.03% की तेजी के साथ 17,352 अंक पर बंद हुआ। वहीं निर्यात के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात जनवरी में 25.28% बढ़कर 34.50 अरब डॉलर रहा। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 10 महीने के दौरान 46.73% बढ़कर 335.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। एक साल पहले इसी अवधि में ये 228.92 अरब डॉलर था। सिंगापुर के आसमान में स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने गर्जना भरी है और अपनी कलाबाजी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है।
सिंगापुर एयर शो 2022 में शरीक हुए तेजस ने अपने पराक्रम और मारक क्षमता की अद्भुत मिसाल पेश की है। आसमान में करतब दिखाते तेजस की तस्वीरों को भारतीय वायुसेना ने शेयर किया है। वायुसेना ने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर शो 2022 में शरीक होने के लिए वायुसेना का 44 सदस्यों का एक दस्ता शनिवार को सिंगापुर पहुंचा। आज से शुरू हुआ ये एयर शो 18 फरवरी तक चलेगा। सिंगापुर एयर शो हर 2 साल में आयोजित होता है। इस एयर शो में दुनिया भर की विमानन कंपनियां अपने उत्पादों की मार्केटिंग करती हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों, खासकर छात्रों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि यदि रहना जरूरी नहीं है तो भारतीय नागरिक अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ दें। इसके अलावा यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा और यूक्रेन में भी इधर उधर जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में रहने के स्थान की सूचना दूतावास को दें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। अभी यूक्रेन में भारतीय दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहा है। रूस और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन संकट का राजनयिक तरीके से समाधान निकालने की उम्मीद जताई है। कूटनीतिक पहल के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ का मॉस्को जाने का कार्यक्रम है। पोलैंड के विदेश मंत्री भी रूसी विदेश मंत्री से मिलने के लिए मॉस्को गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संकेत दिया कि रूस उन सुरक्षा कारणों के बारे में बात करने के लिए तैयार है जिनके कारण ये संकट पैदा हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूक्रेन सीमा के पास सैन्य अभ्यासों में भाग ले रही सेना की कुछ टुकड़ियां अपने अड्डे पर लौटना शुरू कर देंगी। इसे क्रेमलिन की ओर से तनाव घटाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूस के सैनिकों की गतिविधियों पर पश्चिमी देश करीबी नजर रखे हुए हैं। अमेरिका इस बात से सहमत है कि अब भी कूटनीतिक रास्ता निकल सकता है। साथ ही यूक्रेन पर आक्रमण करने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने कहा कि वो संकट को कम करने के लिए एक राजनयिक समाधान तक पहुंचने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बने तनाव का असर दुनिया भर के तेल बाजारों पर दिखने लगा है। ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की औसत कीमत 148.02 पेंस प्रति लीटर थी, जबकि डीजल की औसत कीमत 141.57 पेंस प्रति लीटर थी। दोनों नवंबर 2021 में स्थापित पिछले रिकॉर्ड में शीर्ष पर थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में ओटावा को बंधक बनाने वाले सीमा पार यातायात को बाधित करने वाले ट्रक ड्राइवरों और दूसरे लोगों के प्रदर्शन से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्होंने सेना का इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन कदम निश्चित समय सीमा के लिए उठाए जाएंगे, भौगोलिक आधार पर लागू किए जाएंगे और जिस खतरे से निपटने के लिए उन्हें लागू किया गया है वे उसके अनुपात में और तार्किक तरीके से लागू किए जाएंगे। ट्रकों और दूसरे वाहनों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने ओटावा की सड़कों को पिछले 2 सप्ताह से बाधित कर रखा है। ये प्रदर्शनकारी कोविड-19 टीका लगवाने की अनिवार्यता और महामारी के कारण लागू अन्य प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज के बाद अब T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज में 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। ये सभी मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होंगे। भारत और विंडीज की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और अभ्यास सत्र में जुट गई है। सीरीज के पहले मुकाबले में दर्शकों की एंट्री बैन है। ऐसे में फैंस इस मुकाबले को महज टेलीविजन पर ही देख सकते हैं। रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रूस में जमे हुए समुद्र पर बने 120 से अधिक इग्लू घरों की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.